नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया का जो है प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, आपको बता दूं कि ये जो सेट है काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा शिक्षक भर्ती के लिए, क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं प्रश्न काफ़ी बेहतर हैं और अच्छे संकलित किए गए हैं। तो यदि आप इस सेट को लगाते हैं तो आप खुद से एहसास होगा कि नहीं आपने एक अच्छा सेट को कवर किया है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए सेशन शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी बिहार टीचर से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के यानी किस स्थल से, ठीक है, विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो जो विशाल स्नानागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, याद करिएगा, राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हड़प्पा की खोज जो है सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और सिंधु घाटी सभ्यता के जो है यह पहला स्थल था जिसे खोजा गया था सबसे पहले, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका होगा सही, मोहनजोदड़ो, क्योंकि विशाला स्नानागार पूछ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इंडिका नामक ग्रंथ की रचना जो है यह मेगास्थनीज ने की थी और मेगास्थनीज जो था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम। भारत और 10 राजाओं के बीच, ठीक है, भारत और 10 राजाओं के बीच 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। तो 10 राज्य युद्ध जो है बहुत ही प्राचीन भारत का एक फेमस युद्ध है। तो यह जो है परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। याद रखिएगा, परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। परुष्णी नदी का जो वर्तमान में नाम है, ठीक है, याद रखिए, परुष्णी नदी का जो वर्तमान में नाम है वह रावी नदी है। आपको बता दूं कि जो दशरथ के युद्ध हुआ था ये भरतों का राजा थे। कौन? भरतों के राजा थे राजा सुदास। ठीक है, राजा सुदास और 10 राजाओं का एक संघ था, इन दोनों के बीच में हुआ था। 10 राजाओं में आपको बता दें कि 5 आर्य थे। कौन? 5 आर्य थे तथा 5 जनजातीय समुदाय थे। ठीक है, जिसे कि सुदास ने हराया। तो यह युद्ध जो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे हम कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो कि कहाँ है? यह नेपाल में है वर्तमान में। ठीक है, चलिए विक्रम संवत का प्रारंभ जो है माना जाता है कब से। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ है वह 57 ईसा पूर्व से माना जाता है और यह जो संवत है यह नेपाल में भी संवत को माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त शासक जो थे वो संस्कृत भाषा में अपना राजकाज करते थे। बाकी उस समय की जो स्थानीय भाषा वह प्राकृत भाषा थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। एलोरा का जो शिव मंदिर है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था। तो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण जो है यह कृष्ण प्रथम ने करवाया था। यह राष्ट्रकूट वंश का शासक था। ठीक है, चलिए एलोरा की गुफाएं हैं आपको महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था। तो महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब? तो इसका जो पहला आक्रमण था 1001 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसके बाद 1001 से 1027 तक यह टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें जो सबसे फेमस आक्रमण था वो 1025 ईस्वी का आक्रमण था, जो कि सोमनाथ मंदिर पर इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर अब 9 देखेंगे हम कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो आपको बता देंगे जो दिल्ली सल्तनत था इसका वास्तविक संस्थापक जो था वो इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
10 देखिएगा कि किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया। तो जो खिलजी वंश था इसने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष तक शासन किया, क्योंकि खिलजी वंश का जो शासन करने का समय था वो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच रहा, जो कि सिर्फ 30 वर्षों तक इसने शासन किया। 1206 से आपको बता दें कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ने शासन किया। सबसे अधिक वर्षों तक पूछे आपको, सबसे अधिक वर्षों तक शासन किसने किया? तो सबसे अधिक वर्षों तक शासन तुगलक वंश ने किया। सबसे कम समय तक शासन किसने किया? तो यह खिलजी वंश ने किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अकबर के समय संपूर्ण साम्राज्य जो था कितने सूबों में विभक्त था? तो संपूर्ण साम्राज्य जो था वह 15 सूबों में विभक्त था। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए, पुर्तगाल यहाँ पर यूरोपीय देश दिया, स्थापित कारखाना दिया है। तो पुर्तगालियों ने जो है अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला? तो यह कोचीन में, बिल्कुल सही है। डेनिशों ने अपना पहला कारखाना कहाँ खोला? तो यह त्रावणकोर में खोला, यह भी सही है। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ डचों ने अपना कहाँ खोला? तो डचों ने अपना पहला कारखाना जो है तो ये मसूलीपट्टनम में खोला, यह भी सही है। फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कालीकट में नहीं बल्कि सूरत में खोला। कहाँ? सूरत में खोला था, इसलिए ये आपको गलत होगा। तो इसमें सुमेलित नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था यह कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है? लंपट मूर्ख जो है जहांदार शाह को कहा जाता है। आखिर इसे लंपट मूर्ख क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दूं कि यह जो था यह लाल कुमारी वेश्या नाम की औरत थी जिससे यह प्यार करता था। ठीक है, तो इसने क्या करा था, उसको यानी अपने साम्राज्य के ऊपर निर्णय लेने के लिए छूट दे रखा था। ठीक है, यानी हस्तक्षेप उसके जो है शासनकाल में वो हस्तक्षेप करती थी, इसलिए इसके राज दरबारी कवि ने इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम। तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो आपको बता दो दोस्तों कि बंगाल का जो अंतिम नवाब था वह मंसूर, लिख लीजिएगा, मंसूर अली खान था। ठीक है, तो इसमें से मंसूर अली खान किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए आपको ये सब जो है ऑप्शन में मंसूर अली खान नहीं दिया, इसलिए आप याद रखिएगा कि बंगाल का जो अंतिम नवाब था मंसूर अली खान ही था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16 देखेंगे हम कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो यह वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। वेद समाज की स्थापना किसने की? तो वेद समाज की स्थापना आपको बता दूं कि केशव चंद्र सेन तथा श्रीधरल्लू नायडू ने किया था। कब किया था? तो वेद समाज की स्थापना जो है सन 1864 ईस्वी इनके द्वारा किया गया था। तो केशव चंद्र सेन ऑप्शन नहीं है, इसलिए श्रीधरल्लू नायडू हम टिक करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा कि पाइका विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो पाइका विद्रोह जो है आपको बता दूंगा यह उड़ीसा में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो पाइका विद्रोह सन 1817 ईस्वी में एक जनजातीय विद्रोह था। तो दोस्तों आपको यदि सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 19 देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, बंगाल गजट को के संस्थापक जो थे जेम्स विकी थे, ये तो सुमेलित है। सोम प्रकाश के जो संपादक थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी सही है। बंगदूत के जो संपादक थे राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आपको आंसर लगाना होगा। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम कि भारत में 3 विश्वविद्यालय यानी कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई की स्थापना किस घोषणा पत्र के तहत हुई थी? तो यह जो है 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच घोषणा के तहत हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा कि भारत में न्यायिक सेवा का जनक किससे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित होती है? तो सबसे पहले देखेंगे हम कि जो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था, यह कब मिलाया गया था? तो
तो सिंध को जो अंग्रेजी साम्राज्य मिलाया गया था सन 1843 ईस्वी में मिलाया गया था। कब? 1843 ईस्वी में मिलाया गया था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से 46 में हुआ था। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिए ये 1885 ईस्वी में हुआ था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो था आया था ये 1856 ईस्वी में आया था। तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे कौन सी घटना सबसे बाद में हुई? तो याद यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सी घटना सबसे बाद में हुई है। तो 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो हुआ 1885 में, यह घटना जो है सबसे बाद में हुई थी। इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 से हम देखेंगे कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिए पूना सार्वजनिक सभा का जो स्थापना हुआ था यह सन 1867 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापकों में आपको बता दूं कि एम.जी. रनाड़े, जी.वी. जोशी तथा एस.एच. चिपलूणकर भी थे। यानी उपयुक्त इसमें से आपको सही आंसर हो जाएगा सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बताना है आपको। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। यह कब बने थे? तो कांग्रेस के जो चतुर्थ अधिवेशन हुआ था सन 1888 ईस्वी में, उसके यह अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 25 देखिएगा कि निम्नलिखित में किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई? तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, बताना है। चलिए बताइए क्या होगा। आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा 19 जुलाई हो जाएगा। 19 जुलाई को जो है यहाँ पर 20 जुलाई दिया हो, इसलिए आप इसको 19 जुलाई कर लीजिएगा। 20 जुलाई नहीं होगा। इसकी घोषणा जो 19 जुलाई को हुई थी, किंतु यह लागू कब से हुआ था? तो याद रखिएगा घोषणा होती है 19 जुलाई को कि बंगाल का भाई 2 भागों में विभाजन किया जाएगा। और यह जो घोषणा प्रभावी जो होती है वह 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो जाती है। तो ये इसमें घोषणा पूछ रहा है, इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा और इसका आंसर आप लगाइएगा 19 जुलाई 1905। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा कि लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की? तो लंदन में जो कर्जन वायली है इसकी हत्या जो है मदन लाल धिंगरा ने किया था। ठीक है, मदन लाल धिंगरा ने किया था। कब किया था? तो ये 1909 ईस्वी में इन्होंने किया था। और ये असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन जो प्रस्ताव है वह आपको बता दूं चित्तरंजन दास के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 है कि गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च या मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया था? यह सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी? तो कांग्रेस ने कुल आपको बता दें कि 5 प्रांतों में जो है बहुमत हासिल की थी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता है यह चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, क्योंकि इनका जो शासनकाल था वो 1835 से 36 तक रहा था। और ये भारत छोड़ो आंदोलन जो कि सन 1942 ईस्वी में स्टार्ट होता है के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भूमिगत रेडियो का जो संचालन करा गया था वो उषा मेहता के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उषा मेहता के द्वारा किया गया था। ठीक है, यह एक यंग लेडी थी जो कि गुजरात प्रांत से बिलोंग करती थी। ठीक है, इन्होंने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर 1942 ईस्वी में जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें कूद गई थी और भूमिगत रेडियो का संचालन कर जो है अपना तथा नेताओं का जो है लोगों तक जो बातें हैं उसको पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह 5 मार्च, याद रखिए डेट भी आपसे पूछ देता है। तो यह 5 मार्च सन 1931 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो जो शुक्र ग्रह है इसका अक्ष का जो झुकाव है तथा दिन रात का जो समय है वो सेम है, इसलिए इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन भी कहा जाता है। जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देखेंगे। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जो क्षेत्र होते हैं उसमें उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? जो मरुस्थलीय क्षेत्र में वनस्पति उगती है उसको हम जीरोफाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है कि वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? तो वर्मी कल्चर यानी केंचुओं का पालन वर्मी कल्चर कहलाता है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह भागीरथी तथा उसकी सहायक नदी है भिलंगाना के ऊपर बनाया गया है। और टिहरी बांध जो है यह आपको बता दूं कि यह उत्तराखंड राज्य में है।
उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 37 देखेंगे कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जो राज्य है वह सिक्किम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो है यह देहरादून में सही है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में, ये भी सही है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, ये भी सही है। उपयुक्त में से यानी कि सही आपको सभी सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर आपका सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो घरेलू हिंसा संबंधी जो अधिनियम पारित किया गया था वह सन 2005 ईस्वी में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया। तो यह गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे स्थापित किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022, ठीक है, पुरस्कार किसने जीता है। तो यह पुरस्कार जो है मीराबाई चानू ने जीता है। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप लोगों ने स्पीडी क्या करंट अफेयर्स कवर करना है तो मैंने स्पीडी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसके लगभग अभी तक उस पर 6 वीडियो बना रखा है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर करंट अफेयर्स नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें देख सकते हैं। उसमें ये क्वेश्चन है। तो आपको बता दूं यदि आप ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो उससे आपका जो करंट अफेयर्स है मैक्सिमम कवर हो जाएगा, इसलिए आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया था। तो यह भोपाल में किया गया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में तो पहले जम्मू कश्मीर मिला था, किंतु जम्मू कश्मीर से भी बहुत ज़्यादा राजस्थान में भंडार मिला है। तो अब जम्मू कश्मीर के बाद जो मिलने वाला भंडार है लिथियम का वो राजस्थान में है। तो चूंकि हाल ही में पूछ रहा है इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में लिथियम के बहुत बड़ा भंडार मिला है, जिससे कि हमारे क्या होगा, चीन पर जो आत्मनिर्भरता है लिथियम के लिए वो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। तो अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों कि बजट 2023 और 24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है। तो केंद्र सरकार ने टोटल 45.03 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है। 45 देखिएगा कि हाल ही में हुए राज्यपाल की नियुक्तियों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है। हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है वो शिव प्रताप शुक्ल हैं, इसलिए यह सही होगा। बाकी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बिहार के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा कि द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह अमिताभ कुमार के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, बहुत ही चर्चित पुस्तक रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, आप उसको याद जरूर करिएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह फिजी में किया गया। कहाँ किया गया, यह फिजी में किया गया। ठीक है, फिजी के आपको बता दूं कि जो नांदी शहर है, फिजी के नांदी शहर में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा कि किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो अब्दुल फतेह अल सीसी जो है यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है। तो टोटल 136 देशों का जो है सर्वे करा गया, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 40वां स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है। तो जो नेजल कोविड वैक्सीन का निर्माण किया गया है, जो कि दुनिया की पहली वैक्सीन है, तो इसे भारत बायोटेक के द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों आज हम लोग इस सेट के सिर्फ 1 से 50 तक प्रश्नों को ही कवर करें। बाकी के जो प्रश्न हैं 50 से 100, ठीक है, 50 से 100 के प्रश्नों को हम कल के वीडियो में कवर कर देंगे। तो क्योंकि यदि सारे प्रश्नों को कवर करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे इसी तरह से किसी और वीडियो में। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ अपने वैसे दोस्तों में भी शेयर करें जिससे कि उन्हें फ़ायदा हो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।